बिहार की जातिगत जनगणना के लिए और जो जातिगत सर्वे हुआ है उसके नए आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। और यह सर्वे रिपोर्ट तब आई है जब आज देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है और वो हमेशा से जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज पूरे देश में उनकी जयंती पर ही जातिगत सर्वे की चर्चा हो रही है, जातियों की चर्चा हो रही है। और इस सर्वे के मुताबिक इस समय बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख है, जिसमें हिंदुओं की आबादी है 81.9%, मुसलमानों की आबादी है 17.7%, ईसाई की आबादी है 0.05% और सिख धर्म की आबादी बिहार में है 0.01%। तो बिहार का पूरा जो आंकड़ा है इस समय, जो ब्रेकअप है बिहार की आबादी का, वो आपके सामने है। अगर हम इन आंकड़ों की तुलना 2011 की जनगणना से करें तो बिहार में हिंदुओं की आबादी वर्ष 2011 में 82.7% थी, जो अब 12 वर्षों के बाद बढ़ी नहीं है, कम हो गई है, 81.9% हो गई है। तो बड़ी बात यह है कि हिंदुओं की आबादी बिहार में कम हुई है और यह 0.7% कम हो गई है पिछली बार के मुकाबले। 12 वर्षों में बिहार में हिंदुओं की आबादी कम हुई है। हिंदुओं की आबादी तो कम हो गई, बढ़ किसकी रही है? मुसलमानों की आबादी वर्ष 2011 में 16.9% थी और अब मुस्लिम आबादी बढ़कर बिहार में 17.7% हो गई है, यानी लगभग मान लीजिए 18%। यानी बिहार में मुसलमानों की आबादी में 0.8% की वृद्धि हुई है। हिंदुओं की आबादी बढ़ी है, घटी है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। बिहार सरकार के मुताबिक 7 जनवरी को शुरू हुई इस जातिगत जनगणना के तहत 2 चरणों में सर्वे का काम हुआ और इस दौरान जो आंकड़े पता चले वो काफी हैरान करने वाले हैं। इसलिए आप भी जरा ध्यान से इन आंकड़ों पर आज नजर डालिए। इस जनगणना में बिहार सरकार ने राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों को 2 भागों में बांटा है, जिसमें एक है पिछड़ा वर्ग और दूसरा है अति पिछड़ा वर्ग। बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी 3 करोड़ 54 लाख यानी 27.1% है और अति पिछड़े वर्ग की आबादी 4 करोड़ 70 लाख यानी 36% है। अब ये आपके सामने ब्रेकअप आप देख लीजिए। दलित समुदाय की आबादी 2 करोड़ 56 लाख है यानी 19.6%। आदिवासी समुदाय की आबादी 21,99,000 यानी 1.6% और अनारक्षित यानी जनरल श्रेणी, जनरल कैटेगरी और अगड़ी और सवर्ण जातियों की आबादी है बिहार में 15.5%। ये आपके सामने है। जो जनरल कैटेगरी है 15%, पिछड़ा वर्ग 27%, अति पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति लगभग 1.5%। यानी इस हिसाब से देखें तो बिहार में पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की कुल आबादी हो गई 63%, 63%। और अगर दलित और आदिवासी समुदाय की आबादी भी इसमें जोड़ दें तो बिहार की कुल आबादी में 84.5% आबादी पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों की है। 85% आबादी बिहार में पिछड़े, दलित और अति पिछड़े लोगों की है। यह आप देख लीजिए। इन जातियों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े वो लोग भी शामिल हैं जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, उस वर्ग में आते हैं। इस जनगणना से पहले बिहार में पिछड़े वर्ग की अनुमानित जनसंख्या 26 से 28% थी, जो अब इस सर्वे में 27.1% रह गई है। इसके अलावा बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक की राजनीति करती रही है। यहां पर एक खास बात आपको बताना चाहते हैं। लालू यादव की जो पूरी राजनीति है वो उसे हम कहते हैं MY समीकरण के तहत होने वाली राजनीति। जो फॉर्मूला है वो है MY यानी मुस्लिम प्लस यादव, और वो हमेशा से यही राजनीति करते हैं। अब इसका जो USP है, जो आज नए आंकड़े आए हैं, जो शायद अभी तक किसी ने उसका विश्लेषण नहीं किया होगा, इस नए सर्वे के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की आबादी अब है 17.7% या आप मोटा मोटी मान लीजिए 18%, और यादव जाति के लोगों की आबादी है 14.2%। और इस तरह बिहार में मुस्लिम और यादवों के वोट लगभग मिलकर हो जाते हैं 32%, जिनमें मुसलमानों के वोट
यादव जाति के वोटों से ज्यादा हैं। मुसलमान हैं 18%, यादव हैं 14%। और इस हिसाब से देखें तो नेतृत्व में भी मुसलमानों को यादव जाति के लोगों से ज्यादा मौका मिलना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस पूरे समीकरण को अगर आप देखेंगे, मुस्लिम और यादव समीकरण को, मुसलमान है 18%, यादव हैं 14%, लेकिन इस पूरे समीकरण की लीडरशिप है यादवों के पास। शुरुआत होती है लालू यादव और उनके परिवार से, और इस पूरे गठबंधन में नंबर 1 पर, यानी इसको नेतृत्व करने वाले होने चाहिए मुसलमान, लेकिन मुसलमान है अभी नंबर 2 पर और यादव नेतृत्व है नंबर 1 पर। यानी यादवों का जो वोट बैंक है वो इस पूरे समीकरण को लीड करता है, जबकि होना चाहिए उल्टा। बिहार की सरकार में आरजेडी के जो 16 मंत्री हैं उनमें 6 मंत्री यादव हैं और सिर्फ 3 मंत्री मुसलमान हैं, जबकि बिहार में मुसलमानों के वोट यादवों से ज्यादा हैं। इसी तरह पूरे बिहार में कुल 54 विधायक यादव जाति के हैं, जबकि मुस्लिम विधायकों की संख्या सिर्फ 20 है। तो जो मुस्लिम आबादी 18% है उसके विधायक हैं सिर्फ 20, और जो यादव समुदाय जो है वो 14% है, उसके विधायक हैं 54। यानी मुसलमानों की आबादी यादवों से ज्यादा है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व यादवों के मुकाबले बहुत कम है। और हमें लगता है कि अब बिहार के मुसलमानों को शायद वो ये कहना शुरू कर देंगे कि अगर संख्या बल में वो ज्यादा हैं तो फिर नेतृत्व में भी उन्हें ज्यादा शेयर चाहिए, ज्यादा मौका उन्हें चाहिए। तो अब होगा क्या? हो सकता है 18% के इस इतने बड़े वोट बैंक के साथ बिहार के मुसलमान कहें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारी होनी चाहिए क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। यह शायद संभव ना हो, लेकिन अब मुख्यमंत्री ना भी सही, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जरूर नजर गड़ाकर रखेंगे। तो एक जो बहुत बड़ा असर जो इसका होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो यादव और मुस्लिम समुदाय का जो कंबाइंड वोट बैंक है 32% का, जो कि बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा चंक है, इसमें जो पहली लीडरशिप अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो वो मुसलमानों की होनी चाहिए। अगड़ी जातियों की बात करें तो अगड़ी जातियों में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोगों की आबादी 1 से 2% बिहार में कम हुई है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था बिहार में MY समीकरण, ये आप आंकड़ा उसका देख लीजिए, और ये बात आज हमारी आप याद रखिएगा, और जितने हमारे मुसलमान दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी ये बात देखनी होगी कि ये जो MY समीकरण है जिसका 32% वोट बैंक है बिहार में, उसमें 14% यादव, 18% मुसलमान, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व की बात देखें तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व यादवों के मुकाबले आधा है। इसलिए अब मुस्लिम वोट बैंक को लीडरशिप लेनी होगी। इन आंकड़ों के आधार पर विपक्षी दलों की तरफ से 2 बातें कही जाती हैं। पहली बात यह कि बिहार में आबादी के हिसाब से अलग अलग जाति के लोगों को अब आरक्षण मिलना चाहिए, यानी अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, कम है तो कम मिलना चाहिए। यानी अगर बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के 63% लोग रहते हैं तो इन पिछड़ी जातियों के 63% लोगों को आरक्षण भी उनकी आबादी के हिसाब से ही मिलना चाहिए, उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। यानी इसका मतलब है अब आरक्षण इनके लिए बढ़ना चाहिए। अभी बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण है। तो सोचिए अब जो बड़ा मुद्दा बनेगा वो ये कि संख्या तो है इनकी 63% और आरक्षण है 27%। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, इसलिए आरक्षण को भी बढ़ाना पड़ेगा। और यही चाल है इस समय नीतीश कुमार और लालू यादव की। ये सारे तमाम लोगों को ये कहेंगे कि आप हमें वापस लाइए, हम आपका आरक्षण 27% से बढ़ाकर और ज्यादा कर देंगे। लेकिन इस जनगणना के बाद अब इस आरक्षण को बढ़ाने की मांग अभी से शुरू हो गई है।